क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जहां से आप 18 फरवरी के पेपर में 70 में 65 प्लस अंक जरूर कर लोगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी 70 में 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं या 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस वायरल मॉडल पेपर से 18 फरवरी को प्रश्न जरूर और 100% छपेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या होगा? खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पेन आपका कैसा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे और काले पेन का प्रयोग आपको करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें। अगला निर्देश, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आप काटेंगे नहीं इस तरह से, और ना ही इरेजर या व्हाइटनर लगाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने जो भी गोला भर दिया सो भर दिया, उसके बाद आप उसको इस तरह से काट नहीं सकते, ना ही इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर लगाना है। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ आप करिएगा। खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर? प्रथम प्रश्न से आरंभ करेंगे आप लोग और अंतिम प्रश्न तक करते जाएंगे। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दें खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को। यहां पर जितने भी प्रश्न हैं इस वायरल मॉडल पेपर में, आप 18 फरवरी के पेपर में बिल्कुल 100% देखेंगे। तो आप इन वायरल प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सही होगा बी वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनको याद कर लेंगे आप लोग, चिंतामणि और रस मीमांसा। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है ये। और त्रिवेणी भी इन्हीं की रचना है, त्रिवेणी। विचार वीथी भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो इनमें से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न है, कोणार्क रचनाकार हैं, यानी कोणार्क के रचनाकार कौन हैं? यहां पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, जगदीश माथुर जी। चलो चांद पर चलें, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखी गई है जयप्रकाश भारती जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह कहानी है या उपन्यास है, एकांकी है या रिपोर्टाज है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, केशवदास किस काल के कवि हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, केशवदास किस काल के कवि हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती
मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है साकेत। राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है, आप लोग याद कर लेना, नोट कर लेना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है के रूप में, और साकेत भारत भारती यशोधरा भी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग की समय सीमा है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो इसमें से सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? याद कर लेना आप लोग, जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? इनमें से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, घनानंद। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दिए गए उदाहरण में रस कौन सा है? आपको बताना है दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद कर लेना आप लोग, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है ये है करुण रस का उदाहरण, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ज्यों आखिनु सब देखिए आंख न देखी जाहि, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, डी वाला ऑप्शन सही होगा। सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो ध्यान देना आप सभी लोग। सोठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो सुगम शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। नवरत्न में समास कौन सा है? तो नवरत्न में मेरे प्यारे बच्चों समास है द्विगु समास। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भू, धरा और वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। प्रसून जो है ये किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है, पृथ्वी का नहीं है। तो आम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए, तो यहाँ पर विकल्प आप लोग ध्यान दें और इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं बहुविकल्पी के। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार कितने हैं? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, 8 प्रकार हैं। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह एक पद कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अव्यय पद कहलाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने देखा डी वाला आंसर सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें 50 अंक निर्धारित हैं जिसके लिए, जो कि खंड बा में है। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित, और 2 गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। कोई एक गद्यांश आपको हल करना है, तो यहाँ पर दोनों गद्यांश इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं दोनों गद्यांशों का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। पहला गद्यांश है जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, यहाँ पर उज्जवल होगा, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तो चलिए इस गद्यांश का पहला जो प्रश्न है आप लोग ध्यान दें, लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप 70 में 70 अंक ला सको। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे, पहला वाला यदि आप हल कर रहे हैं तो
गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। ध्यान देना, प्रस्तुत गद्यांश पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक निबंध से अवतरित है। बिल्कुल इसी तरह से संदर्भ लिखा जाएगा, इस पाठ का कोई भी गद्यांश आए तब भी। क्लियर। अब दूसरा है यहाँ पर प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश यहां से है तरुणों के लिए और यहां तक है चाहते हैं। अब इसकी व्याख्या आप लोग ध्यान दें। तो हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। बख्शी जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो युवावस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां अत्यंत ही सुखद जान पड़ती हैं, इसलिए वह अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक ओर युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत में वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों की अभिलाषा रहती है कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर कैसे लिखना है। वर्तमान काल को सुधारों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। क्लियर। अब अथवा में जो गद्यांश है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। गद्यांश है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार रूपी सुयश चाहते हैं तो आप रशेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे हल करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा। यदि आप अथवा हल कर रहे हैं तो सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द इस तरह से डैश डैश करते हुए लिख देना है। फिर संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी रेखांकित अंश है यहां तक, इसकी व्याख्या आप यहां पर ध्यान दें। रेखांकित अंश की व्याख्या, दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। कोई अत्यधिक धनी व्यक्ति किसी कंगाल की ईर्ष्या का पात्र नहीं बनता। यह बात ईर्ष्या के पक्ष में आती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता या स्पर्धा से ही मनुष्य का विकास होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहां पर ध्यान दें। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग समझेंगे। प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष विकास है। क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो मैया हौ न चरई हौ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत में मोशो, मेरे पाए पिराई, जो न पत्यायहि पूछ बलदावहि, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर्य श्याम में रोवति बालक मारत ताहि रिंगाई। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 और सबसे पहले जो भी पद्यांश आप हल करो उस पद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्दों को इस तरह से लिखना है। ध्यान देना, डैश डैश कर दीजिएगा।
संदर्भ हेडिंग आप डाल देंगे प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो बिल्कुल सेम संदर्भ रहेगा। चलिए प्रसंग ध्यान देना। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। क्लियर? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है पद्यांश का, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। जितना भी पद्यांश है पूरे पद्यांश की व्याख्या आप समझिएगा। तो व्याख्या क्या हो जाएगी? बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ाते दौड़ाते मेरे पांव में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम को, यानी मेरे बड़े भाई बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पद्यांश का, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग समझें। यहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि सभी ग्वाले उन्हें दौड़ाते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर जो अथवा में पद्यांश है, ये पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा। सबसे पहले प्रश्न यहां पर है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे हल करना है? यदि आप अथवा हल करते हैं तो सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के और इस तरह से डैश डैश कर देना और पद्यांश के लास्ट के शब्द लिखना है। क्लियर? फिर संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्य पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। क्लियर? चलिए ध्यान दें, पूरे पद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी? कवि अपने देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं अपने प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं और उसको, यानी अपनी प्रेमिका को के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, ना ही नहीं नहीं होगा, यहाँ पर ना ही होगा। मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी? भाव है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है।
पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों? चलिए इसका उत्तर ध्यान दें आप लोग। पुष्प देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि किसी देव कन्या के आभूषण में गुथने की, महामहिम सम्राटों के शवों पर चढ़ने की। पुष्प पुष्प इस प्रकार के सम्मान को व्यर्थ और निरर्थक मानता है। अब देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है और ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 3। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्द, फिर संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वाराणसी पाठ नहीं होगा, यहां पर होगा किस पाठ से? भारतीय। आप लोग ध्यान दें, मैं क्लियर करा दूं, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब देखो यहां पर इसका प्रसंग क्या होगा। इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन है। अब देखो हिंदी अनुवाद क्या होगा, चलिए ध्यान दें आप लोग। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुध, ईशा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। क्लियर। चलिए अब देखो यहां पर अथवा में जो गद्यांश है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दें, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कैसे हल करना है इसको? तो अथवा में यदि आप हल कर रहे हैं तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिखिएगा, फिर संदर्भ हेडिंग डालकर संदर्भ लिखा जाएगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका प्रसंग क्या होगा? इस अवतरण में वाराणसी के गंगा के यानी वाराणसी में गंगा के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब हिंदी अनुवाद आप लोग देख लो। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती हैं। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा प्रश्न, ये भी 5 नंबर का आएगा। क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप करेंगे। अब देखो पहला जो है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4, सबसे पहले पद्यांश यानी श्लोक के शुरुआत के और इस तरह से डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्द लिखना है। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है पद्यांश ये वाराणसी से नहीं है, ये वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण
पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। क्लियर। अब देखो यहां पर जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है उत्तर छपने में, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। चलिए ध्यान दें, दूसरे को मैं सॉल्व करके आपको बता दूं, अथवा वाले को। चलिए यहां पर दूसरा है यानी चौथे का अथवा। सबसे पहले इस श्लोक के शुरुआत के और लास्ट के शब्द। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखो यहां पर धन परदेश में रहने वाले का मित्र है, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, और दान करने वाले का मित्र है। यानी दान जो है जिसकी मृत्यु हो रही है उसका मित्र है। क्लियर। अब देखो यहां पर दान दानम मित्रम मरिष्यतः, जो मर रहा है व्यक्ति दान उसका मित्र होता है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करेंगे। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का है। तो मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताऊंगा, कैसे लिखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 18 फरवरी को बिल्कुल 100% ये जीवन परिचय पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संक्षिप्त परिचय आप लिख दीजिएगा। जन्म हुआ सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान था अगोना बस्ती, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा MA इंटरमीडिएट। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक सरल एवं व्यवहारिक भाषा। इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द आदि। मृत्यु हो गई 2 फरवरी 1941 में। अब इनका जीवन परिचय ध्यान दें आप लोग। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उसको भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना भी आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनका परलोकवास हो गया। इनकी प्रमुख रचना का नाम चिंतामणि। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आप लिखोगे, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखोगे, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। तो तुलसीदास, बिहारी लाल और सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल 100% यही जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है? सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का दूसरे नंबर पर है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय लिख दीजिएगा आप लोग, जैसे कि जन्म हुआ सन 1603 में। जन्म स्थान क्या था? बसुआ गोविंदपुर। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। आश्रयदाता जिसके आश्रय में ये रह रहे थे, राजा जयसिंह का दरबार। शिक्षा ग्वालियर में हुई। इनकी रचना बिहारी सतसई, जो कि एकमात्र रचना है जिसमें 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे। इनकी भाषा ब्रज भाषा है।
शैली मुक्तक शैली है और मृत्यु इनकी हो गई सन 1663 में। चलिए इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। यह मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा यानी बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। क्लियर। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहारी का बचपन, बिहारी का बचपन कहाँ बीता? तो बिहारी का बचपन मेरे प्यारे बच्चों ओरछा में बीता। युवावस्था में यह अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, जो कि इस प्रकार से था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौविंध्यो, आगे कौन हवाल। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। जब उन्होंने इस दोहे को पढ़ा, उनका जो है दिमाग काम करने लगा। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया और इनकी एकमात्र रचना जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कितने दोहे हैं? 719 दोहे। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे, कह रहा है प्रश्न संख्या 7। क्या है प्रश्न? अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। तो इस और ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो इस वायरल मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर। ये श्लोक नहीं आया है पेपर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर यहाँ भी मिलेंगे। तो भूमि गुरुतरम किम अस्ति, भूमि से भी अधिक भारी कौन है? तो इसका उत्तर होगा माता भूमि गुरुतरम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर कहा से, चंद्रशेखर कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चासीत। अगला प्रश्न है, पहलिकाया उत्तरम किम आसीत? तो इसका उत्तर होगा पहलिकाया उत्तरम पत्रम आसीत। अगला है, वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी किसका संगम स्थल है? तो इसका उत्तर होगा वाराणसी जो है किसका संगम स्थल है? विविध धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिएगा। 7 नंबर यहां मिलेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। विज्ञान अभिशाप या वरदान ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, नई शिक्षा नीति और नारी सशक्तिकरण, सभी निबंध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताऊंगा स्वदेश प्रेम पर या देश प्रेम पर निबंध कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 9। सबसे पहले रूपरेखा आपको हेडिंग डालना है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप और स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और उपसंहार। अब बारी आती है एक एक हेडिंग को विस्तार से कैसे लिखोगे आप लोग प्रस्तावना के रूप में। माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है।
अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। दूसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। क्या तात्पर्य है स्वदेश प्रेम का? स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहां पर देश के हित में काम करे तो देश उन्नति भी करेगा। क्लियर? अगली हेडिंग है स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। तो चलिए ध्यान दें, यहां पर इसका उत्तर सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आजादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। अगली हेडिंग है उपसंहार। तो आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण नहीं रखना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत का स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित में चिंतन लग जाए तो देश का सर्वोत्तोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। क्लियर? यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान दें। प्रश्न क्या है? अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसी पर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा यहां पर। क्लियर? सेवा में प्रधानाचार्य श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज। अपने विद्यालय का भी नाम आप लिख सकते हो। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूं या छात्रा हूं। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जीतता रहा हूं। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण यानी पैसे की कमी के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में न पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित शिष्या आपका आज्ञाकारी शिष्या। और काखागा कक्षा 10 आ दिनांक आपको डाल देना है, नाम आपको नहीं डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। और आपका जो पेपर आएगा 18 फरवरी को, बिल्कुल 70 में 70 अंक आप ला सकते हैं। इसी तरह के वायरल मॉडल पेपर देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।